साथियों नमस्कार। कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। और हम पशु परिचर के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चनों की सीरीज पढ़ रहे थे और उसमें आज हमारी तीसरी क्लास है और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रावर्तन के नियम एवं प्रावर्तन के बारे में जो क्वेश्चन उसके बारे में हम देखने वाले हैं। तो हम चलते हमारे पहले क्वेश्चन पर। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, जब एक नींबू को पानी भरे कांच के गिलास में रखा जाता है तो वह अपने वास्तविक साइज से बड़ा प्रतीत होता है। यह निम्न में से किस घटना के कारण होता है? किसमें पूछा गया है कि जो पानी का गिलास उसमें एक नींबू रखा है और वो हम देखते हैं तो साइज में वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देता है। तो ये कौन सी घटना है? तो आपको जो नींबू का साइज से वास्तविक साइज से बड़ा दिखाई देना या कोई वस्तु टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है पानी के अंदर, तो उसमें आपको कौन सी घटना दिखाई देगी? प्रकाश का अपवर्तन। इसका ऑप्शन क्या रहने वाला है? प्रकाश का अपवर्तन। अब प्रकाश का अपवर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक पारदर्शी माध्यम से दूसरे पारदर्शी माध्यम में जाती है तो प्रकाश किरण क्या होती है? वो अपने पथ से विचलित हो जाती है। तो विचलित होने के कारण ही वस्तु बड़ी दिखाई देती है या उसमें टेढ़ी मेढ़ी दिखाई देती है। तो हम अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो अगले क्वेश्चन चलने से पहले देख लीजिए, हम आपके लिए पशु परिचर एग्जाम के लिए 10 मॉडल पेपर लाए हैं मात्र 49 रुपए में। ये आपके अभ्यास के लिए और आपके लिए जो पशु परिचर का एग्जाम है उनमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों के लिए महत्वपूर्ण है। ऐसे मान लो इसमें से बहुत से क्वेश्चन आपको मिलने वाले हैं। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। हीरे की चमक का कारण है। हीरे की चमक, कि हीरा जो चमकता है वो कौन सी घटना के कारण चमकता है? तो हीरे की चमक को देखें तो हीरे की चमक प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन, यही घटना रहने वाली। क्या इसका ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन क्या होता है? जब प्रकाश किरण एक माध्यम दूसरे माध्यम जाती है तो वो क्या होती है? क्रांतिक कोण से अधिक कोण पर जाकर वापस अपने मार्ग पर ही आ जाती है। मतलब जिस मार्ग से जाती है वापस उसी मार्ग पर आ जाती है। उस घटना को प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन या संपूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। तो यह घटना मतलब जहां भी चमकना आ जाए, जैसे हीरे की चमक, मरक मरीचिका का चमकना या कांच के टुकड़ों के बीच में दरार का पड़ना जो चमकती है, उसमें भी क्या होता है? प्रकाश का संपूर्ण आंतरिक परावर्तन। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3, मरक मरीचिका के दिखाई देने का कारण है। अभी हमने बताया कि मरक मरीचिका क्या होती है? अब में हमें आभासी चमक दिखाई देती है और चमक दिखाई देना क्या है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन। क्या होता है? पूर्ण आंतरिक परावर्तन किसमें होता है? प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन अपने ऑप्शन नंबर 3 में, और इसमें ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला है। इसके अलावा देखिए प्रकाश का परावर्तन क्या होता है कि जब किसी समतल दर्पण पर प्रकाश की किरण पड़ती है और वह उससे वापस आ जाती है, रिफ्लेक्स होकर वापस आ जाती है, उसे प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। तो इसमें ऑप्शन रहने वाला है ऑप्शन नंबर 3। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 4, परावर्तन के नियमों के अनुसार। कि जो परावर्तन के नियम है कौन कौन से हैं? तो हम परावर्तन के नियम देखते हैं। उसमें देखते हैं जो एक तो क्या अभिलंब होता है, एक आपतन कोण, एक आपतन कोण, एक परावर्तन कोण। कि आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या बराबर होते हैं? साइज में क्या होता है? इनका साइज में बराबर होते हैं। और आपतन कोण अभिलंब और परावर्तन कोण एक ही तल पर स्थित होते हैं। किसके नियम है? परावर्तन के नियम। तो इसमें देखते हैं अपना कौन सा नियम मिलता है। तो पहला देखते हैं, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। तो पहला ही ऑप्शन ठीक है इसमें। तो कौन सा रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, स्वच्छ आकाश का रंग नीला क्यों होता है? जब हम आकाश को देखते हैं, स्वच्छ आकाश होता है तो उसका रंग हमें नीला दिखाई देता है। तो आकाश का नीला दिखाई देना, समुद्र का नीला दिखाई देना, इसमें सभी में किसी घटना होती है? प्रकीर्णन। किसकी घटना होती है? प्रकीर्णन। तो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण ये नीला दिखाई देता है। इसमें ऑप्शन क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 2। इसमें नीला मतलब समुद्र दिखाई दे नीला या आकाश दिखाई दे नीला, उसमें सभी में प्रकीर्णन रहने वाला। किसी भी प्रकार से क्वेश्चन आ जाए तो ये क्या रहेगा? प्रकाश का प्रकीर्णन। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा 6 है, किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है? जो तरंग दैर्ध्य होता है
जिसे लैम्ब्डा से प्रदर्शित करते हैं कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो हमें प्रकाश के रंग दे रखे हैं, तो हमें इसके लिए ये याद होना चाहिए, BIB GYOR, ये हमें याद होना चाहिए। ये कलर क्या 7 कलर हैं, ये हमें याद होना चाहिए। अगर ये याद है तो ही इस क्वेश्चन को आप कर पाओगे, क्योंकि और ये क्रम वाइज से याद होना चाहिए। तो तरंग दैर्ध्य देखें तो इस कलर क्या, इस कलर से इस तरफ बढ़ते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। क्या होती है, तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। वायलेट मतलब बैंगनी कलर से रेड कलर की तरफ चलते हैं तो तरंग दैर्ध्य बढ़ती है। तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य किसकी हो गई, रेड कलर की, लाल रंग की हो गई, और सबसे कम किसकी हो गई, बैंगनी कलर की। ठीक है। और हम देखें क्या आवर्ती, तो आवर्ती क्या होती है, रेड कलर की कम होती है और बैंगनी कलर की सबसे ज्यादा होती है। तो हम देखें इसमें कि किस रंग के प्रकाश का तरंग दैर्ध्य अधिक होता है। तो प्रकाश के तरंग दैर्ध्य पूछ रहा है, तो किसका अधिक होता है, रेड कलर का। तो हमारा रेड कलर देखो, इसमें पहला ऑप्शन ये लाल रंग का। तो क्वेश्चन ऑप्शन नंबर 1 हमारा आंसर रहने वाला। आपको ये याद रखना है, और वो भी क्रम वाइज। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, प्रिज्म आपकी सफेद प्रकाश को 7 रंगों की एक पट्टी में विभक्त कर देता है। इस पट्टी के मध्य का रंग है, वही बात है, VIB GYOR, ये 7 रंग है प्रिज्म की। अब इसमें क्या करते हैं, कुछ बच्चे ये पूछ रहे हैं माध्य रंग कि मध्य का रंग क्या है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, इसमें देखते हैं कि मध्य रंग कौन सा है, इसमें देख लेते हैं, ऐसे कर लेते हैं। इसमें से क्या करते हैं, वो 3 रंग इधर कर दिए, 3 रंग इधर कर दिए, बीच का हम ग्रीन, ये ग्रीन ही मध्य रंग है। लेकिन मेरे भाई ये ग्रीन मध्य रंग नहीं रहने वाला है। जो रिसर्च में पाया कि मध्य रंग कौन है, पीला, येलो रंग रहने वाला है कौन, मध्य रंग। तो आपको ये बात याद रखनी है, कौन सा रंग होगा, पीला। तो इसका ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। प्रकाश का उसके घटक रंगों विभाजन को कहते हैं। जो प्रकाश है उसके घटक रंगों में विभाजन को कहते हैं। जो प्रकाश है उसके रंगों में विभाजन को क्या कहते हैं। तो प्रकाश का रंग में विभाजन होगा कि जब प्रकाश को क्या प्रिज्म में से गुजारा जाता है, क्या प्रिज्म में से गुजारा जाता है तो प्रकाश कई रंगों में व्यक्त हो जाता है। और इस घटना को क्या वर्ण विक्षेपण क्या कहते हैं, वर्ण विक्षेपण कहते हैं। तो इसमें वर्ण विक्षेपण ऑप्शन नंबर कौन सा है, 3, 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 है, ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला, वर्ण विक्षेपण। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। प्राथमिक रंग क्या है, कि प्राथमिक रंग होते हैं कौन से होते हैं। तो प्राथमिक रंग देखने से पहले आपको एक डायग्राम देखना पड़ेगा। ये डायग्राम आपने देखा भी होगा, ये सफेद है, नीला, लाल, हरा, ये है पीकॉक, नीला, ये होता है मैजेंटा, और क्या होता है, पीला। तो इस ट्यूशन को करने से पहले आपको देखना प्राथमिक रंग क्या होते हैं। जो प्राथमिक रंग होते हैं जो किसी भी कलर मतलब मिलाने से नहीं बनते, वो अपनी पहचान अलग रखते हैं। तो उसमें से आपको याद रखना है नीला है, आपको ये बात याद है, नीला है, ये लाइन आपको याद रखनी है। तो नीला मतलब नीला, नीला तो हो गया। इसके अलावा लाल कलर, और इसके बाद है मतलब हरा कलर। तो क्या होगा, नीला, लाल, हरा, ये तीनों क्या है, प्राथमिक रंग है। कौन से रंग होते हैं, प्राथमिक रंग है, अर्थात ये किसी भी रंग के मिलने से नहीं बने हैं, ये अपनी पहचान अलग रखते हैं। इसके अलावा आपको पूछ ले क्वेश्चन इस प्रकार से भी हो सकता है कि लाल और हरा कलर को मिलाएंगे तो कौन सा कलर बनेगा, तो कौन सा बनेगा, पीला। इसी प्रकार जो लाल और नीले कलर को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, मैजेंटा। इसके अलावा हरा और नीला कलर को मिलाएंगे तो कौन सा बनेगा, पीकॉक नीला। ऐसे इसी प्रकार से हम करें कि पीला और नीले को मिलाएंगे तो सफेद, पीकॉक नीला और मैजेंटा को मिलाएंगे, पीकॉक नीला और लाल को मिलाएंगे तो सफेद, और इसके अलावा हरा और मैजेंटा को मिलाएंगे तो सफेद। मतलब आपको कुल मिला के बात यह है कि आपको ये डायग्राम याद रखना है। इसके अलावा नीला, लाल, हरे कलर को आपको याद है, मतलब नीला है, ये प्राथमिक रंग होते हैं। तो ये पूछा प्राथमिक रंग क्या है।
प्रकृति में पाए जाते हैं जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हो। अर्थात मतलब जो अपनी पहचान अलग रखते हो, कौन से नीला लाल हरा है, मतलब यही ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला कि प्राथमिक रंग क्या है, जो अन्य रंगों के मिश्रण से उत्पन्न नहीं किए जा सकते हो। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, मानव आंख की रेटिना पर पना प्रतिबिंब होता है। तो हम आंख की रेटिना देखते हैं, तो रेटिना क्या होता है, हमारी आंख का सबसे पीछे का भाग होता है, और इसमें अपने आंख में देखें तो कौन सा लेंस होता है, उत्तल लेंस। उत्तल लेंस, और उत्तल लेंस में क्या बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक और उल्टा। तो रेटिना पर क्या बनेगा, वास्तविक एवं उल्टा प्रतिबिंब बनेगा, जो उल्टे प्रतिबिंब को अपना मस्तिष्क सीधा करता है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 11, निम्न में से कौन सा रंग प्रिज्म से गुजरने पर सबसे ज्यादा विचलित होता है। ये देखें कि सबसे ज्यादा कौन सा प्रिज्म में से गुजरने पर सबसे ज्यादा रंग कौन सा विचलित होता है। तो आपको वही BIBGYO आपको याद रखना है। तो तरंग दैर्घ्य किस ज्यादा होती है, रेड कलर की, और सबसे कम किसकी होती है, बैंगनी कलर की। लेकिन इसका क्या, अपवर्तनांक सबसे ज्यादा होता है, और इसका तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है। तो जिसकी तरंग दैर्घ्य क्या, तरंग दैर्घ्य कम होती है और अपवर्तनांक अधिक होता है, उस कलर का जो विचलन सबसे ज्यादा होता है। तो यहां पर किस कलर का विचलन होगा, बैंगनी कलर का। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला है। इसके बाद देखिए हम क्वेश्चन नंबर 12, समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव होता है। ये जो समतल दर्पण है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब सदैव कैसा होता है। तो जो अपना समतल दर्पण है उसके द्वारा बना प्रतिबिंब कैसा होता है, सीधा आभासी एवं वस्तु के साइज के बराबर, उल्टा वास्तविक एवं वस्तु के साइज के बराबर, सीधा वास्तविक एवं वस्तु के साइज से छोटा, सीधा आभासी एवं वस्तु के साइज से छोटा। तो हमारा रहने वाला है सीधा, क्या समतल दर्पण सीधा बनता है, आभासी एवं वस्तु के साइज के बराबर हमारा ये होता है। तो ऑप्शन नंबर 1। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, एक कला दीर्घा में एक कलाकार की 2 समांतर समतल दर्पणों के मध्य रखी गई है, उसके बनने वाले प्रतिबिंब की संख्या होगी। ये जो समांतर 2 समांतर दर्पण है उनके मध्य रखी हुई क्या, कोई वस्तु, समतल दर्पणों के मध्य रखी कोई वस्तु, तो उसका मतलब प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो प्रतिबिंबों की संख्या के लिए एक सूत्र है, प्रतिबिंबों की संख्या 360/θ-1। तो समतल दर्पण होते हैं उनके मध्य कोण क्या बनता है, 0 डिग्री। तो 0 डिग्री में 0 डिग्री का 360 डिग्री में भाग देंगे तो 0 0 0 भाग जाएगा, मतलब ये अनंत बार भाग जाएगा, इसलिए ये इसमें क्या होता है, अनंत प्रतिबिंब बनेंगे। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14, किसी निकट दृष्टि दोष से पीड़ित व्यक्ति का दूर बिंदु नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। इस दोष को संबोधित करने के लिए आवश्यक लेंस की प्रकृति क्षमता होगी कि कोई दूर बिंदु क्या है, नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले इसके लिए क्या है, इसकी क्षमता ज्ञात करने के लिए एक सूत्र होता है, P बराबर 1/f। f मतलब फोकस दूरी, अपने को याद रखा है, फोकस दूरी दे रखा है, नेत्र के सामने 80 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो 80 सेंटीमीटर, तो ये क्या सूत्र होता है, ये क्या मीटर में होता है, मीटर में होता है। तो 80 सेंटीमीटर को मीटर में बदलेंगे तो क्या होगा, 0.80, और इसका भाग देंगे तो ये आएगा 1.25 डायोप्टर मीटर। तो 1.525 डायोप्टर इसका उत्तर आएगा। लेकिन यह कैसा, दूरदृष्टि के लिए कौन सा लेंस होता है, अवतल लेंस, और अवतल लेंस की फोकस दूरी क्या होती है, माइनस। तो हम देखें अवतल लेंस, क्या अवतल लेंस -125 डायोप्टर। तो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। आपको ये बात भी याद रखनी है क्योंकि ऑप्शन दोनों मिलेगा, -125 और +125। तो अवतल लेंस की तो फोकस दूरी होती है वो क्या होती है, -125 डायोप्टर। इसमें माइनस का निशान लगा फोकस दूरी में। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं पढ़ पाता है। क्या करता है, एक 14 वर्ष का विद्यार्थी श्याम पटल पर लिखे हुए प्रश्नों को
5 मीटर की दूर से साफ नहीं पढ़ पाता है, विद्यार्थी किस नेत्र दूर से दोष से पीड़ित है एवं इससे दूर करने के लिए कौन सा लेंस उपयोग करना होगा। कि मतलब जो 5 से 5 सेंटीमीटर 5 मीटर की दूरी से साफ नहीं देख, मतलब उसमें दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, पास की वस्तु से साफ दिखाई देती है, तो उसमें कौन सा दोष होगा, निकट दृष्टि दोष। और निकट दृष्टि दोष के लिए क्या उपयोग लिया जाता है, अवतल लेंस। तो हमारा ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। आपको ये बात याद रखनी है, एक निकट, ये बात बहुत सारे बच्चों को कंफ्यूज होता है, निकट और एक क्या, दूर दृष्टि दोष, दो दोष होते हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि जो निकट में मतलब निकट की वस्तु साफ दिखाई देती है और दूर की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती, तो इसमें क्या, दूर की वस्तु। और दूर दृष्टि दोष में दूर की वस्तु साफ दिखाई देती है लेकिन निकट की वस्तु साफ नहीं दिखाई देती। ठीक है, ये कंफ्यूजन आपको दूर करना है। और दिया निकट, आपको एक ट्रिक और बताता हूं, जो निकट, ये तो क्या, अवतल, तो अवतल में अक्षरों की संख्या ज्यादा है और निकट में ज्यादा है, तो निकट के लिए अवतल लेंस। दूर दृष्टि दोष में अक्षरों की संख्या कम है और उत्तल में, दूर में कम है तो उत्तल में भी कम है, तो इसमें उत्तल लेंस का उपयोग होगा। तो इसमें क्या, निकट दृष्टि दोष अवतल लेंस के लिए। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 16, जिस स्थिति में रेटिना के पीछे प्रतिबिंब बनता उसे कहते हैं। कि क्या, दूर दृष्टि दोष होता है, एक होता है निकट दृष्टि दोष। तो दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, जो रेटिना का प्रतिबिंब होता है उसका पीछे बनता है, रेटिना के पीछे बनता है, दूरी पे बनता है, उसकी दूरी बढ़ जाती है, इसलिए से कौन सा, दूर दृष्टि दोष। पीछे में कौन सा, दूर दृष्टि दोष। हमारा ऑप्शन नंबर 1। अगर पास में रेटिना से पहले बने तो उसमें कौन सा होगा, निकट दृष्टि दोष। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, वाहनों के अग्रदीपों या हेडलाइटों में किस प्रकार के दर्पण का उपयोग इस्तेमाल होता है। जो वाहनों के आगे की लाइट है उसमें किस प्रकार के दर्पण का उपयोग होता है, तो उसमें होता है परवलयीय दर्पण। परवलयीय दर्पण, और इसमें परवलय में कौन सा, अवतल परवलयीय दर्पण का उपयोग होता है। तो परवलयीय दर्पण का उपयोग क्यों होता है, क्योंकि जो वह प्रकाश किरण को एक जगह फोकसित कर लेता है, इसलिए अवतल परवलयीय दर्पण का उपयोग होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 रहने वाला परवलयीय दर्पण। अगर यहाँ परवलयीय नहीं हो, अवतल हो, तो आप अवतल करोगे, लेकिन परवलयीय हो तो आप पहले परवलयीय को ही आप वो प्रायोरिटी दोगे। फिर अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, एक जरा दृष्टि दोष वाला मनुष्य 2 लेंसों वाला चश्मा लगाता है। अब जरा दृष्टि दोष क्या होता है, कि जैसे आदमी की उम्र के साथ वृद्धावस्था में क्या होता है, उसकी आंखों की मांसपेशियां लचीली हो जाती है और वो मजबूत नहीं रहती, तो उन्हें क्या, पास का भी दिखाई नहीं देता और दूर का भी दिखाई नहीं देता। उसके लिए इसमें कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है, डिफॉक्सी लेंस। डिफॉक्सी लेंस अर्थात दोनों लेंस उत्तल और अवतल। अब इसमें क्या पूछा, हम देखते हैं, ऊपर वाला उत्तल लेंस या नीचे वाला अवतल लेंस। ये नहीं होगा, इसके अंदर क्या होगा, जो ऊपर वाला क्या, अवतल लेंस, और नीचे क्या, उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाएगा। तो आपको ध्यान रखना है, अवतल मतलब इसका साइज बड़ा है, उत्तल छोटा मतलब बड़ा पहले छोटा उसके नीचे या दूसरे नंबर पर आएगा, नीचे आएगा। तो बड़ा पहले मतलब अवतल लेंस ऊपर, नीचे वाला उत्तल लेंस एवं ऊपर वाला अवतल लेंस। ऑप्शन नंबर 2 है, क्योंकि नीचे क्या है, उत्तल लेंस और बड़ा वाला अवतल लेंस ऊपर रहेगा, तो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, कि दृष्टि दोष निवारण में किस का उपयोग किया जाता है। जो दृष्टि दोष होता है, अपने जब आंखें अपनी खराब हो जाती है, दिखता कम है, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, तो हमें बताता है कि आपके इतने लेंस का चश्मा लगेगा, तो मतलब उसमें लेंस का प्रयोग होता है। क्या, लेंस का ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला, दर्पण का प्रयोग नहीं होता, प्रिज्म का प्रयोग नहीं होता, अर्थात इसमें लेंस का प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। इसके बाद चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20, कि लेंस के क्षमता का ऐसा ही मात्रक। हमने देखा लेंस की क्षमता का सूत्र है P/1/f या फोकस दूरी, और इसका क्या होता है, डायोप्टर इसका ऐसा ही मात्रक होता है। तो डायोप्टर क्या है, तो ऑप्शन नंबर 1 में है, तो इसका डायोप्टर होने वाला है। ठीक है, इसके बाद ये दूरी का मीटर, ये शक्ति का हॉर्स पावर, जैसा मोटर होती है उसका पावर क्या होता है, हॉर्स पावर। इसके बाद चलते हैं आगे।
क्वेश्चन नंबर 21, किसी वस्तु का छोटा आभासी व सीधा प्रतिबिंब प्राप्त करने हेतु उसे दर्पण के सामने कहीं पर भी रखा जा सकता है। कि किसी वस्तु का प्रतिबिंब क्या, छोटा आभासी एवं सीधा। तो अपन देखते हैं दर्पण में, देखते हैं अगर बड़ा प्रतिबिंब बनाओगे, वास्तविक प्रतिबिंब बनाओगे तो बनेगा अवतल दर्पण, लेकिन छोटा क्या, छोटा व आभासी सीधा प्रतिबिंब बनाते हैं हम, देखते हैं बना के तो क्या उत्तल दर्पण में बनता है, क्या उत्तल दर्पण में बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, वस्तु का विवर्तित बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं। कि जो वस्तु से विवर्तित बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लाते हैं, कौन सा दर्पण लाते हैं, तो बड़ा एवं आभासी। तो बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब किसमें बनेगा, अवतल दर्पण के अंदर बनेगा। और अवतल दर्पण में भी क्या, ध्रुव और फोकस दूरी के बीच में क्या दर्पण को रखते हैं, तो वहां अवतल दर्पण में यह बड़ा एवं आभासी प्रतिबिंब बनता है। तो ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23, सामान्य मानव नेत्र के लिए दूर बिंदु होगा। दूर बिंदु एक होता है निकट बिंदु। तो निकट बिंदु क्या होता है 25 सेंटीमीटर, और दूर बिंदु क्या होगा अनंत। दूर बिंदु क्या अनंत रहने वाला है। तो इसमें दूर बिंदु 25 सेंटीमीटर तो निकट बिंदु है, ये 50 सेंटीमीटर कोई नहीं है, ये इसमें भी नहीं है, तो अनंत पर क्या दूर बिंदु क्या होगा अनंत पर होता है। मतलब हमें साफ निकटतम साफ दिखाई देने वाली वस्तु 25 सेंटीमीटर है, लेकिन दूर की वस्तु हम दूर तक देख सकते हैं, उसकी कोई लिमिट नहीं है, तो वो क्या अनंत पर। तो ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, निर्वात में प्रकाश की चाल होती है। ये आपको सबको पता होगा, जो प्रकाश की चाल है वो क्या होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। क्या 3 × 10⁸ मीटर सेकेंड कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 में नहीं है, 2 में भी नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 में। ऑप्शन नंबर 3 रहने वाला 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। देखिए आपको क्या इसका जो मात्रक है उसको भी याद रखना है। कई बार क्या होता है मात्रक चेंज कर देते हैं और आप 3 × 10⁸ मीटर देख के ऑप्शन पे टिक लगा देते हो, तो वो आपको नहीं करना है। आराम से क्वेश्चन को पढ़ना है, सारे ऑप्शन और ऑप्शन का आंसर देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, यदि गोल दर्पण की वक्रता r तब फोकस दूरी एफ हो तो इनमें निम्नलिखित संबंध है। ये फोकस दूरी क्या है एफ और त्रिज्या क्या है r। ये r त्रिज्या है और फोकस दूरी है एफ, इनके बीच क्या संबंध है। तो हम देखते हैं जब अपना ये क्या अवतल दर्पण है ये, तो इसके अंदर क्या होता है, ये तो क्या ध्रुव होता है और यह क्या केंद्र, वक्रता केंद्र। तो जो हमारे क्या जो फोकस क्या फोकस पड़ता है इस प्रकार से इसके बीच में आता है, किसके वक्रता केंद्र और ध्रुव के बीच। और लेकिन त्रिज्या क्या होती है, वक्रता त्रिज्या क्या होती है ध्रुव और वक्रता केंद्र के बीच की। तो मतलब इसकी क्या हो गई डबल, किसकी यहाँ फोकस होता है इसकी डबल हो गई क्या वक्रता त्रिज्या। तो इसका संबंध होगा r बराबर 2 है ना, मतलब फोकस दूरी का डबल होता है। ये फोकस दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक, लेकिन हमारी त्रिज्या के यहाँ से ज्यादा, इसकी क्या होगी डबल, तो डबल होगा इसलिए बराबर r बराबर 2 है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 26, एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है। क्या एक व्यक्ति की लंबाई 6 फीट है, उसे अपना पूरा प्रतिबिंब दर्पण में देखने के लिए एक ऊर्ध्व दर्पण की न्यूनतम ऊंचाई होगी। तो जहां दर्पण की बात आ जाए कि हमारा जब हम देखते हैं दर्पण में कि हम कितने साइज के दर्पण में देखें कि हमारी पूरी तस्वीर आ जाए, हम पूरे दिख जाए, तो उसके लिए आपको क्या जितनी आपकी साइज है उसके आधा क्या उसके आधा दर्पण में आधे दर्पण में आप देख सकते हो। तो इसमें क्या इसकी लंबाई 6 फीट है, तो कितनी इसका आधा क्या होगा 3 फीट। तो 3 फीट के दर्पण में अपनी लंबाई देख सकता है। तो ऑप्शन नंबर 2 रहने वाला है। इस बार नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, उत्तल दर्पण काम में लिए जाते हैं। कि उत्तल दर्पण का काम किसमें काम ले जाते हैं, टॉर्च में, वाहन की हेडलाइट में, संयुक्त दर्पणों के रूप में। वाहन की हेडलाइट में अवतल दर्पण या परिवलयाकार दर्पण दर्पण का यूज लिया जाता है। संयुक्त दर्पणों के रूप में भी नहीं होता, तो वाहनों के पीछे का दृश्य देखने के रूप में। ऑप्शन नंबर 4।
जो अपने वाहनों का पीछे का दर्शक साइड मिरर लगाते हैं, उसमें क्या होता है, उत्तल दर्पण का उपयोग क्यों किया जाता है? क्योंकि बड़े वस्तुओं का प्रतिबिंब छोटे एक दर्पण के अंदर ये सेव कर लेता है, छोटे दर्पण के अंदर समाहित कर लेता है, इसलिए इसमें क्या उत्तल दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो इसमें क्या रहने वाला है? ऑप्शन नंबर 4। इसके बाद अपना ऑप्शन नंबर 28, क्वेश्चन नंबर 28, 45 डिग्री परावर्तन कोण वाले प्रकाश किरण के लिए आपतन कोण का मान होगा। तो आपने पढ़े थे परावर्तन के नियम, ये अभिलंब है, ये आपतन कोण, ये परावर्तन कोण। इसमें कह रहा है 45 परावर्तन कोण वाली, क्या 45 डिग्री परावर्तन कोण वाली किरण के लिए आपतन कोण का मान क्या होगा? तो भाई परावर्तन कोण और आपतन कोण का मान क्या होता है? बराबर। तो ये भी क्या 45 डिग्री रहने वाला, क्या है 45 डिग्री रहने वाला है। तो 45 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 इसका सही है। फिर अपन चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 29, पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? ये पूर्ण आंतरिक परावर्तन कब होता है? तो हमने बताया था पूर्ण आंतरिक परावर्तन जब क्रांतिक कोण से, क्या जब क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्तित होती है प्रकाश की, तो वहां पूर्ण आंतरिक परावर्तन होता है। और क्रांतिक कोण का माप कितना होता है? 90 डिग्री। तो क्रांतिक कोण से अधिक कोण प्राप्तित होगी तो उसमें पूर्ण आंतरिक परावर्तन होगा। तो आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक हो, आपतन कोण अपवर्तन कांट से अधिक हो, आपतन कोण 90 डिग्री से अधिक है, आपतन कोण 90 डिग्री के बराबर है। तो आपतन क्या 90 डिग्री से अधिक है और एक अपवर्तन कोण 90 डिग्री से अधिक है। तो इसमें क्या ऑप्शन नंबर 3 90 डिग्री से कोण से अधिक है। फिर इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, प्रकाश की एक किरण परावर्तित समतल सतह पर सतह के साथ 56 डिग्री कोण प्राप्तित होती है, परावर्तन कोण का मान होगा। ये 56 डिग्री, क्या किरण, एक परावर्तित किरण 56 डिग्री पे, ये 56 डिग्री के कोण पर आपतित होती है। तो इसमें आपतित होती है तो परावर्तन के कोण का मान क्या होगा? मतलब ये 56 डिग्री पे आपतित होती है, तो मतलब इसमें आपतन कोण और परावर्तन कोण क्या होगा? इसका हाफ हो जाएगा। क्या हाफ हो जाएगा? क्योंकि ये तो किरण आपतित हो रही है और ये दोनों आपतित तो प्राप्ति पूरा कोण का बता रहा है, तो इसमें क्या इसका हाफ हो जाएगा। इसमें क्या 34 डिग्री ऑप्शन नंबर 1 रहने वाला है। तो ये आज के हमारे 30 क्वेश्चन हुए जो आपके एग्जाम में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाले हैं। धन्यवाद।